चलिए देखिए फिर से इसी डेरिवेशन को। श्रेयांशी नहीं गई थी आज? नहीं गई थी क्या कोचिंग? इंटरफेरेंस को फिर से देखिए। कल हमने आपको एक मेथड बताया था, आज दूसरा वाला मेथड, सिंपल मेथड। अभी बैठे बैठे मैं इंटरफेरेंस की एक डिफिनीशन बना रहा था जिसमें सुपरपोजिशन और कोहेरेंट सोर्स दोनों एक साथ आ जाते हैं। और ये डिफिनीशन थोड़ा सा छोटी है। इसमें आप लिख सकते हैं when two or more light waves meet when two or more light waves from different coherent sources meet together comma then the distribution of light energy due to one wave disturbed by other। इसको ध्यान से समझिए। When two or more different light waves, जब दो या दो से अधिक क्या लाइट वेव्स प्रकाश तरंगे फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। और हमने क्या बताया था आपको, क्या लेना है? कोहेरेंट सोर्स लेना है। डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज मीट टुगेदर, एक साथ मिल जाए। देन द डिस्ट्रीब्यूशन, तब उनके जो वितरण का, ऑफ लाइट, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, प्रकाश का वितरण, एनर्जी ड्यू टू वन वेव, किसी एक प्रकाश की किरण से प्रकाश की वेव का वितरण, डिस्टर्ब्ड बाय अदर, जो दूसरे के द्वारा डिस्टर्ब की जाती है। एक वेव अच्छा खासा चल रही थी, दूसरी वेव आई उसको डिस्टर्ब कर गई, इसी को क्या कहते हैं हम? इंटरफेरेंस कहते हैं। मीट टुगेदर, और ये दोनों मिल करके एक साथ हो जाती हैं। अब जब ये दोनों मिल गई तब आपको क्या करना है? इंटरफेरेंस की डिफिनीशन को कंप्लीट करना है। दिस मॉडिफिकेशन in distribution of light energy due to superposition is called interference। अब देखिए इसमें आपका कोहेरेंट सोर्स भी आ गया, इसमें आपका सुपरपोजिशन भी आ गया, दोनों आ गए। सुपरपोजिशन का मतलब होता है बेटा अध्यारोपण, हिंदी में इसका वर्ड है अध्यारोपण, सुपरपोजिशन। और अध्यारोपण को जब आप एक्सप्लेन करके बोलेंगे तो अध्यारोपण को कहा जाता है दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगों का मिलना। तो सुपरपोजिशन अपने आप में खुद एक संपूर्ण डिफिनीशन है।
मतलब ये होल डिफिनीशन के लिए एक वर्ड बना है। सुपरपोजिशन का मतलब ही है, ये जो पूरी डिफिनीशन हमने यहाँ से यहाँ तक लिखी है, व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज मीट टुगेदर देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू वन वेव डिस्टर्ब्ड बाई अदर, दिस मॉडिफिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। यानी प्रकाश की किरणों के अध्यारोपण, और अध्यारोपण का मतलब क्या है? मिलना। दो तरंगों या दो से अधिक तरंगों का मिलना ही क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है। तो ये आपकी कंबाइंड डिफिनीशन हो गई, जिसमें आपका कोहेरेंट सोर्स भी है, और कोहेरेंट सोर्स को हिंदी में कहा जाता है, इनकी हिंदी मीनिंग आप समझ लीजिए, सुपरपोजिशन और कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट को कहा जाता है सुसंगत, ऐसी कोई वेव जिसके सारे गुण दूसरी वेव से मिलते हो तभी इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। सुसंगत, सब कुछ उससे मैच करता हो, उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैच करती हो, एंगुलर वेलोसिटी भी मैच करती हो, वेलोसिटी भी मैच करती हो, टाइम भी मैच करता हो, सब मैच करता हो। फेज डिफरेंस में एंगल डिफेक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, एंगल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है अध्यारोपण, और अध्यारोपण का मतलब होता है बेटा मिलना, दो तरंगों का मिलना क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन कहलाता है। तो ये आपकी पूरी डिफिनीशन हो गई। अब आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस डेरिवेशन को निकालना है, सिंपल मेथड से। आपको कल मैंने वेक्टर पोजीशन के द्वारा बताया था, आज सिंपल मेथड से हम क्या करेंगे? y1 इज इक्वल a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पहली वेव मान ली, ये मान लीजिए पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मान लीजिए y2 इज इक्वल a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, या माइनस फाई भी आप सपोज कर सकते हैं। तो फाई का मतलब है दोनों के एंगल में लिटिल बिट डिफरेंस हो सकता है कोई लाइट वेव इधर से वर्टिकल चली आ रही हो सकता है दूसरी लाइट वेव हॉरिजॉन्टल चली आ रही हो, तो एक का एंगल दूसरे से डिफर हो सकता है, पर दोनों की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपकी पूरी लिखी हुई है इसको कहा जाता है फेज। क्या कहा जाता है? फेज। तो यहाँ ऊपर लिख लेंगे ये आपका फेज है, हमने इसको इंडिकेट कर दिया। अब जब दो लाइट रेज या दो लाइट वेव्स आपस में मिलेंगी तो उनको वेक्टर सम एडिशन के द्वारा ऐड किया जाता है। तो यहाँ वेक्टर भी आप लगा सकते हैं, वेक्टर y इज इक्वल वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2, दोनों को उठा करके ऐड कर दीजिए। वेक्टर y इज इक्वल y1 की प्लेस पे a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऐड करना है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। फाई क्या है बेटा? एंगल बिटवीन टू वेव्स, दोनों वेव्स के बीच के एंगल का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एंगल। हो सकता है एक का एंगल डिफर कर रहा हो, दूसरे का एंगल उससे ज़्यादा डिफर कर रहा हो, एक बना रहा हो 45, एक बना रहा हो 47, 50 या 60, तो इनके बीच का एंगल डिफर कर सकता है। अब आप इन दोनों को देखिए, इस पूरे को हम सपोज करेंगे A, तो ये भी आपका A हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी को ओपन करेंगे आप, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आप फॉर्मूला हो गया। इसको इसके अकॉर्डिंग ओपन कर दीजिए, y इज इक्वल a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 ब्रैकेट लगा दीजिए और बिग ब्रैकेट लगाइए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इस a2 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करा दीजिए, प्लस के इस साइड भी प्लस के उस साइड भी, तो ये आपका आ जाएगा
y इज इक्वल a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2, और यहाँ आएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट टर्म में भी आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है एंड सेकेंड टर्म में भी आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे y इज इक्वल साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ से a1 प्लस सेकेंड टर्म में आपका a2 और यहाँ बचेगा cos फाइव। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, प्लस का सिंबल लगाइए, a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको इस इक्वेशन में सपोज करना है, क्या सपोज करना है, a1 प्लस a2 cos फाइव के टर्म को रिमूव करके r cos थीटा सपोज कर लीजिए। r क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेयर कैपिटल R इज इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। इन दोनों के मिलने के बाद जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कैपिटल R हो जाएगा। a1 क्या है, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, a2 क्या है, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड। फिर आप सपोज करेंगे a2 और साइन फाइव, a2 साइन फाइव को आप सपोज करेंगे r साइन थीटा। इनको रिप्लेस करिए, y इज इक्वल साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी प्लेस पे r cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। a2 साइन फाइव को रिप्लेस करके हमने लिखा r साइन थीटा। r दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, y इज इक्वल r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बन गई। तो इसको मान लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन सपोज कर लीजिएगा। कोई आपसे पूछे कि इन दोनों वेव्स के मिलने के बाद आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो आपको ये इक्वेशन बतानी, इसी से आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। y इज इक्वल r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल कहाँ लगेंगे, नीट में और जेई में। इंटरमीडिएट में जो न्यूमेरिकल लगते हैं वो इसकी हेल्प से जो इक्वेशन बनेगी इंटेंसिटी की, उससे न्यूमेरिकल लगते हैं। अब वो इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन के लिए मैंने आपको कल बताया था I इज इक्वल 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, वेयर आपको हमने कल ही बताया था I क्या है, इंटेंसिटी। किसकी बेटा, तो एक वर्ड कॉमन ले लेते हैं यहाँ। हम कोई भी बात करेंगे यहाँ तो वो किसके लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ लाइट के लिए। तो इंटेंसिटी किसकी, लाइट की। उसके बाद 2 पाई क्या है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसको लिखेंगे आप कांस्टेंट। एफ क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ए क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। आर का मतलब है रिजल्टेंट। रो क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इस इक्वेशन में लाइट की स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया गया है। अब अगर किसी भी कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट सोर्स में बाकी सारी क्वांटिटीज सिमिलर हो जाती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर बाकी सारी क्वांटिटीज सिमिलर हो जाएं, 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है,
एफ फ्रीक्वेंसी अगर एयर में लाइट चल रही है या लाइट में लाइट चल रही है वाटर में या किसी भी दूसरे मीडियम में चल रही, तो मैंने आपको कल ही साफ साफ लिखा दिया था कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कहीं चेंज नहीं होती है, तो ये तो ऑलरेडी सेम हो जाएगा। डेंसिटी अगर लाइट सिर्फ एयर में ट्रैवल कर रही तो उसकी डेंसिटी सेम हो जाएगी। वेलोसिटी तभी सेम होगी जब सेम मीडियम यानी एयर में दोनों वेव ट्रैवल कर रही हूँ। तो सपोज कर लीजिए कि हमने मान लिया y1 और y2 दोनों कहाँ चल रही हैं, इनकी जो ट्रैवलिंग कंडीशन है वो एयर की है। अब अगर ये दोनों एयर में चल रही हैं तो सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा एक्सेप्ट एम्पलीट्यूड, ये सेम नहीं होगा। तो हम बाकी सबकी जगह कांस्टेंट नया मानेंगे और यहाँ लिखेंगे I प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, I बराबर के ए स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल 2 पाई एफ स्क्वायर रो वी, जहाँ पे के की वैल्यू क्या है 2 पाई एफ स्क्वायर रो वी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया, मतलब फिक्स हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू निकल आई। अब हम अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास थोड़ी जगह कम है, पहले इसको नोट करो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। पहले आप इसको नोट करिए, पूरी डिफिनीशन जरूर लिख लीजिएगा। इस डिफिनीशन में शॉर्ट फॉर्म में कोहेरेंट सोर्स भी है और सुपरपोजिशन भी है, और उसको कहा क्या जाता है वो मैंने नीचे लिख दिया है। कोहेरेंट को कहा जाता है सुसंगत, मतलब जिसके सारे गुण मैच करते हों, और सुपरपोजिशन का मतलब होता है अध्यारोपण, मिलना। नोट हो गया होगा तो ध्यान से देखिए, जो आपकी a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल r cos थीटा इक्वेशन आया है और a2 sin फाई इज इक्वल r sin थीटा इक्वेशन आया है। इसको सपोज कर लीजिए आप, इसको थर्ड माना है, इसको 4 मान लीजिए, इसको फिफ्थ सपोज कर लीजिए, 4 और फिफ्थ को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 4 and 5th both side square and add to each other, दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करना है। स्क्वायर करने के बाद लिखेंगे a1 प्लस a2 cos फाई होल स्क्वायर, a2 sin फाई होल स्क्वायर, r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा होल स्क्वायर। लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ में, राइट वाले को राइट के साथ में स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका, पहले टर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज a1 प्लस a2 cos फाई लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a1 की प्लेस पे a1 स्क्वायर, a2 की प्लेस में a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2 इंटू a1 a2 cos फाई। इसको आप साइड में इंडिकेट कर देंगे या इसी के नीचे इंडिकेट कर देंगे और फिर ब्रैकेट ओपन करते हुए चले जाएंगे। a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, इस टर्म से आपका a2 स्क्वायर कॉमन है, तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर को पहले लिख दिया प्लस cos स्क्वायर फाई को बाद में लिखा प्लस 2a1 a2 cos फाई, यहाँ से r कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन लिया,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में लिख दिया। अब नीचे इंडिकेट करके दिखाएंगे, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों के इक्वल में 1 लिखेंगे। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। आपकी इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर इज इक्वल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये आपकी बन गई रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। अब इसको यहाँ से इरेज कर दीजिए। आगे देखिए, जैसे ही आप इस इक्वेशन को बनाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ दिखाएंगे जो हमने अभी आपको समझाया था, आई बराबर के ए स्क्वायर। तो के तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, हमारे लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर को हम यहाँ दिखाएंगे आई बराबर के आर स्क्वायर, I1 बराबर के A1 स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल के A2 स्क्वायर, वेयर R इज इक्वल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, A1 इज इक्वल फर्स्ट वेव एम्पलीट्यूड एंड A2 इज इक्वल सेकेंड वेव एम्पलीट्यूड। इस तरीके से आप इंडिकेट करेंगे। अब आपको इस इक्वेशन को सपोज कर लेना है इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन नंबर 6 में बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देना है कांस्टेंट से। जैसे ही आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो चेंजमेंट होगा उसे हमें लाना है, और वही हमारा न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करेगा। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई के कांस्टेंट। के क्या है आपका कांस्टेंट, और इसी से आपको बोथ साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। के आर स्क्वायर के ब्रैकेट में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, के आर स्क्वायर के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कॉस फाई। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसकी प्लेस पे तो आप आसानी से लिख दोगे आई, दूसरे वाले की प्लेस पे, इसकी प्लेस पे लिख दोगे आप I1, इसकी प्लेस पे आप लिख दोगे I2। अब आपको यहाँ इंडिकेट करना है कि अंडर रूट I1 I2 किसके बराबर होंगे, के A1 A2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं लगा, और जहाँ स्क्वायर नहीं लगा होगा इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और आपका 2 और कॉस फाई दोनों क्या है, कांस्टेंट, इसका एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। और इंटेंसिटी सिर्फ किसको रिप्लेस करेगी, एम्पलीट्यूड को रिप्लेस करेगी। तो इसकी प्लेस पे आप लिखेंगे कैपिटल आई, इसकी प्लेस पे आप लिखेंगे I1, इसकी प्लेस पे लिखेंगे आप I2। 2 आपका कांस्टेंट है, K1 K2 की जगह पे आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर I1 I2, और कॉस फाई आपका अंडर रूट से बाहर रहेगा, और 2 भी आपका अंडर रूट से बाहर रहेगा। ये बन गई आपकी इंटेंसिटी की इक्वेशन, और यही हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। अब यही हमें बताएगी कि कहाँ पर कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ पर फाई की वैल्यू क्या लेने से क्या चेंजमेंट होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी, इंटेंसिटी मिनिमम कब मिलेगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब मिलेगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम कब मिलेगा। सारी इक्वेशन आप देख लीजिए। सबसे पहले मैक्स इंटेंसिटी, उसके बाद साइड में मिनिमम इंटेंसिटी, इनके फॉर्मूले क्रिएट करेंगे। तो मैक्स इंटेंसिटी के लिए फाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए,
फाई अगर 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आप इंडिकेट करेंगे cos 0 इज इक्वल 1 व्हेन फाई इज इक्वल 0। यहाँ से आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब फाई की वैल्यू 180 होगी और cos 180 की वैल्यू होती है -1। पहली कंडीशन का जस्ट अपोजिट, यहाँ फाई की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ फाई की वैल्यू 180 तो cos 180 की वैल्यू -1। आपको इस तरीके से सबसे पहले ये लिख देना है कि हमको इंटेंसिटी किससे मिलेगी। अब आपको इसकी वैल्यू यहाँ रखना है, I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, कोई चेंजमेंट होगा, कोई चेंजमेंट नहीं। तो I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये हो गई आपकी मैक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला। मिनिमम इंटेंसिटी आपको कैसे मिलेगी, I, तो इसको आप लिखेंगे I मैक्स। यहाँ आप पहले शो करेंगे I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 180। भाई यहाँ एक लाइन हमें लिखना चाहिए था, लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं cos 0, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1 का, एक लाइन बढ़ा लेते हैं। I मैक्स इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे अभी, मिनिमम यहाँ लिखेंगे cos 180 I मिनिमम इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। यहाँ आएगा -1, ये -1 इसको माइनस करेगा, I मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। ये बन जाएगा आपका मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब बोर्ड पेपर में ये भी सेपरेट पूछ सकता है, ये भी सेपरेट पूछ सकता है। बोर्ड पेपर में इनका रेशियो भी पूछा जाता है, I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। अब जरा गौर से देखिए, ये लिखा है अंडर रूट I1 का स्क्वायर, ये लिखा है अंडर रूट I2 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा है प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 एज इट इज। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ओपन करते हैं तो यहाँ आप साइड में छोटा सा इंडिकेट कर दीजिए अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। इसको आप लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। अब इन दोनों को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल ब्रैकेट के अंदर I1 प्लस अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या लिख सकते हैं अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, नहीं आई, क्लियर। अब इसके आगे ये तो हो गया इंटेंसिटी के टर्म में। बोर्ड पेपर में इसके अलावा भी पूछा जाता है एम्पलीट्यूड के टर्म में, हमें इनकी ज़रूरत है बोर्ड पेपर के लिए। बात समझ में आई, यहाँ से सवाल लगेंगे हमारे। अब आपको एम्पलीट्यूड के टर्म में यही फार्मूला कन्वर्ट करना है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिले, एम्पलीट्यूड मिनिमम मिले और एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो मिले। बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, ये चाहे तो आप यही दोनों इक्वेशन ले लीजिए, इसी में चेंजमेंट कर दीजिए, और चाहे आप इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं आई मैक्स और आई मिनिमम वाली इक्वेशंस को। तो सपोज करिए हमने कन्वर्ट कर लिया, आई मैक्स की इक्वेशन है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। इसको कन्वर्ट करो किसमें, एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड में करोगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा, के ए मैक्स का स्क्वायर। भाई आई मैक्स हटेगा तो क्या आएगा, के। भाई किसकी जगह आप लिखते थे, यही तो लिखते थे आप, के बराबर आर स्क्वायर। तो आर क्या था, एम्पलीट्यूड, तो यहाँ ए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। आई क्या है, इंटेंसिटी। के क्या था, कांस्टेंट, तो हमने उसको हटा के ये लिख दिया।
कन्वर्ट हो गया। यहाँ आप क्या लिखोगे बेटा, a1 स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे आप, a2 स्क्वायर प्लस 2a1 अंडर रूट, हट जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई? अब आप आई मिनिमम का लिखो, आई मिनिमम i1 प्लस i2 माइनस 2 अंडर रूट i1 i2। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो k a स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल, एक जगह गलती, इस पूरे में भी तो k का मल्टीप्लाई होगा भाई। i1 i2 हटेंगे तो क्या आएगा, k आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने सबसे k कॉमन लेके बाहर लगा दिया। यहाँ पर भी k ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। अब आपको अगर सेपरेट सेपरेट पूछे तो ध्यान से देखो, ये k कट गया, ये कट गया, तो आपका फॉर्मूला ये बन गया ए स्क्वायर मैक्स, या फिर यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा दो। बात समझ में आई? अब अगर इनका रेशियो चाहिए तो ए स्क्वायर मैक्स अपॉन ए स्क्वायर मिनिमम, ये क्या लिखोगे बेटा, इसको लिखोगे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दूं, इधर अंडर रूट लगा दूं, a मैक्स अपॉन a मिनिमम इज इक्वल अंडर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अंदर स्क्वायर लगा है, बाहर आ जाएगा a मैक्स अपॉन a मिनिमम इज इक्वल a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस, यहाँ से आपको मिलेगा एम्पलीट्यूड और यहाँ से आपको मिलेगी इंटेंसिटी। अभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिला, क्योंकि डेरिवेशन है ही इतना लंबा और इसमें एक साथ नहीं पूछेगा। आपको जब भी इंटेंसिटी का डेरिवेशन पूछे तो आपको सिर्फ यहाँ तक करना है। अगर उसने कंडीशन लगा दिया कि मैक्स इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, तो आपको बेटा यहाँ तक करना है, मैक्स अलग निकाल दो, मिनिमम अलग निकाल दो बस। और जब एम्पलीट्यूड के टर्म में पूछे तो यहाँ तक आई मैक्स आई मिनिमम निकाल देना, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देना, एम्पलीट्यूड के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सवाल कहे तो जिसका पूछे उससे लगा देना। बात समझ में आई? अब ये जो दोनों इक्वेशन है, ये मैक्स वाली इक्वेशन और आई मिनिमम वाली इक्वेशन, यहाँ से हमको मिलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी बोर्ड भर चुका है, बाद में मिलेंगे। क्या हो गया साक्षी, कुछ तो बउआ रो रहा है तो हंसी आ रही है, हैं? इसको देख के चक्कर आ रहा है।